समझा जाए कि बजट में ऐसी कौन सी चीजें जो हमें प्रोवाइड हुई है। बेसिकली हम यही चाहते हैं किसी चीज से हमें क्या मिला है, तो हम चाहते हैं कि मैं ये चीज देखूं कि बजट से हमें क्या चीज मिली है और आप तक वो जानकारी पहुंचाओ जो आपके लिए जरूरी है। क्योंकि किसान हो, जवान हो, चाहे विद्यार्थी हो, कोई भी हो, वो हमेशा यही चीज देखता है। क्योंकि आम बजट है तो मैं सोचता हूँ कि आम आदमी के घर क्या आया, आम आदमी के हिस्से कौन सी चीज आई। तो चलिए बात करते हैं मोटा मोटा उस चीज पे कि वो कौन सी चीजें जो हमें प्रोवाइड हुई है इस आम बजट के थ्रू। क्योंकि ये निर्मला सीतारमण जी का चौथा बजट था और गौरतलब है कि केंद्र सरकार में मोदी सरकार का ये 10वां बजट था। और अगर बजट की बेसिकली बजट में क्या होता है, तीन चीजें प्रोवाइड होती हैं। पहला तो ये, जैसे ही बजट आता है हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि इसकी हिस्ट्री क्या हो सकती है, मतलब बजट का क्या इतिहास है। दूसरी चीज जो आती है वो बजट का प्रेजेंटेशन कैसा है, क्या प्रेजेंट किया गया, कैसे प्रेजेंट किया गया। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है समराइजेशन, कि बजट में कैसे चीजों को समाहित किया गया। क्योंकि बहुत सारे वर्ग होते हैं, अब उसमें अब बहुत सारे शब्द भी ऐसे आते हैं जो हमें समझ में नहीं आता, जैसे एमएसएमई है, एसईजेड है और आईपीओ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको सरल करूँ चीजों को, क्योंकि बाकी जगह पे आपको ये चीजें प्रोवाइड नहीं होंगी कि किस शब्द के क्या मायने हैं और क्या हमें मिला है। तो मैं थोड़ा अलग तरीके से सोच रहा हूँ कि आपको उन चीजों तक पहुंचाऊं कि जो कि आपको लगे कि हाँ बजट में ये चीजें हमें प्रोवाइड हुई है। बेसिकली जो लुभावनी चीजें वो मैंने लिख दी हैं पहले ही, जैसे 60 लाख लोगों को नए रोजगार मिलेंगे और 80 लाख नए घर बनेंगे। अब चूंकि सवाल इसमें ये उठता है कि 60 लाख नई जो नौकरियां प्रोवाइड हो रही हैं, जो नए रोजगार के अवसर आ रहे हैं, वो किस सेक्टर में देंगे, ये देखने वाली बात होगी। उसके बाद 80 लाख नए घर बनेंगे, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में ये घर बनने वाले हैं या फिर शहरी क्षेत्र में बनने वाले हैं, क्योंकि ये भी देखने वाली बात होगी। तो इस पे अलग से एक कॉमेंटिंग हो सकती है। इसके अलावा 400 बहुत हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन चलेगी। लोकल ट्रेनें का जिक्र क्यों नहीं है यहाँ पे, मैं ये जानना चाहता हूँ। इसके बाद मैं इससे जुड़े और भी सवाल हो सकते हैं कि भाई 400 वंदे भारत तो चलेगी, लेकिन सब लोग वंदे भारत के किराए को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसके लिए कितनी लोकल ट्रेनें चली, हम उस पर भी गौर तलब ध्यान देने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद डिजिटल करेंसी जो लॉन्च हुई, ये एक नया शब्द आया है इसमें, डिजिटल करेंसी। क्योंकि डिजिटल करेंसी इसी साल लॉन्च हो रही है, तो इस पे भी एक फोकस रहेगा लोगों का। एक लोग जानना चाहेंगे कि इसका क्या मतलब, इस पे अवसर क्या निकल रहा है डिजिटल करेंसी से। इसके बाद इसमें बजट से आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत मैंने इसलिए लिखा क्योंकि बहुत ट्रेंडिंग है आज, ट्विटर पे काफी ट्रेंड हो रहा है आत्मनिर्भर भारत, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा जो ग्रोथ एस्टिमेटेड है, मतलब 9.2% ग्रोथ एस्टिमेटेड है। क्योंकि अब इससे एक हिस्ट्री ये तैयार हो रही है कि हाईएस्ट एमंग ऑल लार्ज इकोनॉमीज, जितनी भी लार्ज इकोनॉमीज है उसमें सबसे हाईएस्ट रेट रखा गया है 9.2%। अब देखना है कि अचीव होता है यानी, क्योंकि टारगेट तो कुछ भी कोई भी रख सकता है, लेकिन उसको अचीव करना बड़ी बात होगी। इसके बाद इसमें अब मैं गौर से देख रहा था कि सबसे ज्यादा टैक्स जो पे करता है वो सर्विस सेक्टर करता है। तो मैं बहुत देर तक सुनता रहा, लेकिन मुझे कहीं सर्विस सेक्टर में कुछ दिखा नहीं। तो मैं ये सवाल सवाल करना चाहूंगा कि सर्विस सेक्टर को इग्नोर क्यों किया गया। ठीक है। इसके अलावा आता है कि वी आर नाउ इन स्ट्रॉन्ग पोजीशन। ये आज बहुत ज्यादा ट्रेंड करा है, क्योंकि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने लगभग 4 बार इसका जिक्र किया कि वी आर इन स्ट्रॉन्ग पोजीशन। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि हम किस सेक्टर में स्ट्रांग हुए हैं। क्योंकि पिछले बजट से इस बजट को अगर कंपेयर करूं तो मुझे ज्यादा कुछ अंतर दिख नहीं रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि हम किस सेक्टर में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आए, वो भी खुल के आप बताएं। इसके अलावा जीएसटी से पूरा 1.40 लाख करोड़ रुपए जो है वो गेन हुआ है जीएसटी से, टैक्स के थ्रू। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोग टैक्स पे कर रहे हैं, अब इसका यूज होना चाहिए सही तरीके से। बाकी एक और चीज मैं देख रहा था कि जो मोबाइल है और जो कपड़े हैं वो बहुत सस्ते हुए हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में कोई ज्यादा सुधार मुझे दिखा नहीं। क्योंकि उसको सस्ता करना चाहिए, कोई चीज ऐसी स्टेशनरी का सामान हो या एजुकेशन की कोई भी चीज हो, मैं सोच रहा था कि उसमें कुछ सस्तापन आना चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी वो जस की तस है। इसके बाद ऑर्गेनिक खेती को बड़ा बढ़ावा दिया गया, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द आता है एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो अब न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, क्योंकि जैसे अचानक से किसी भी फसल का प्राइस गिर ना जाए, मतलब हाई रिस्क पे जो गिर जाती है फसल प्राइस, इसलिए एमएसपी का गठन हुआ था। तो एमएसपी पर किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी का लक्ष्य रखा गया है। ये पूरा नहीं हुआ, अभी लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद लास्ट में आता है 60 लाख नई नौकरियां, जो ई विद्या स्कीम आई है, ई विद्या योजना, इसके तहत 60 लाख नई नौकरियां मिलेंगी। और आज चूंकि एक प्राप्ति घोष का जो कि सोल्यूलर है एक तरह से, मतलब डिलाइट इंडिया के पार्टनर भी है, तो इन्होंने एक बहुत पुरानी घटना थी, बहुत पुरानी, जिसमें कि जिक्र हुआ था कि जो शासन होता है वो बहुत अधिक होता है, सरकार की हिस्सेदारी बहुत कम होती है। तो उस शब्द को इन्होंने कोट किया आज कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, जो कि कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि आजकल ये चीजें उल्टा हो गई हैं। तो इसके अलावा बाकी निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि हर गांव तक इंटरनेट पहुंचेगा, ब्रॉडबैंड पहुंचेगा। तो अगर गांव को डिजिटलीकरण हो रहा है तो ये अच्छी बात है।
जो यूनियन बजट आया है ये 2022-23 के सत्र का बजट था। बजट में हम देखिए बेसिकली दो चीजें बहुत ज्यादा तरीके से ढूंढते हैं। पहली चीज तो ये कि हमारा जो ग्रोथ है वो सस्टेन है कि नहीं, क्योंकि क्या होता है किसी भी देश की जीडीपी जो होती है वो सबसे जरूरी चीज होती है किसी भी चीज से परे। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या आपने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो सतत है या नहीं। और दूसरी चीज ये देखते हैं कि किसान को, जवान को और आम इंसान को क्या हासिल हुआ। तो अब शुरू करें अगर पहली चीज से कि मतलब जितना भी प्रीवियस हाई रेट है, क्योंकि सभी लोग सवाल पूछते हैं, हम तीन सेक्टर्स को अलग कर देते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को क्या मिला, हेल्थ मिलिट्री को क्या मिला और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्योंकि बेसिकली हमारा जो आधार है वो एजुकेशन सिस्टम ही है, इसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री आती है और लास्ट में आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उद्योगों का कितना विकास हो रहा है। ठीक है, प्राइसेस, क्या बजट ने विल यू ड्रीम अ कार, क्योंकि आप कोई ड्रीम करते हो, सपोज करें आप कोई कार ड्रीम करते हो या कोई हाउस ड्रीम करते हो, तो उसके लिए क्या वो चीप हुआ, क्या वो सस्ता हुआ। और अगर यहीं पे एक फैक्ट और जोड़ा जाए कि मान लीजिए कार के दाम अगर सस्ते भी हो रहे हैं तो पेट्रोल डीजल का क्या, क्योंकि कानून बना था कि पेट्रोल डीजल के जो है टैक्स वो कम हो जाएंगे, तो टैक्स कम होने से क्या उनका रेट कम हो रहा है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और इसके अलावा जैसे बहुत सारी चीजें वर्क फ्रॉम होम के थ्रू हो रही हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉयज है प्राइवेट सेक्टर में वो अभी घर से काम कर रहे हैं, तो घर पे उनके खर्चे जैसे स्टेशनरी हो गया, तो स्टेशनरी जो अगर वो ऑफिस में होते तो वो चीजें उनको वहां प्रोवाइड होती है, और घर पे वो चीजें वो अपने खुद से कर रहे हैं, तो क्या उसमें कुछ छूट उनको मिल सकती है, इंटरनेट प्रोवाइडर क्या ब्रॉडबैंड में कुछ छूट मिल सकती है। तो बेसिकली ये चीजें भी गौर करने वाली थी। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो अगले 3 साल में सरकार ने बोला है कि अगले 3 साल में 100 नए टर्मिनल्स बनेंगे। तो अगर 100 नए टर्मिनल बनते हैं तो ये तो काफी अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि पिछले काफी सालों से टर्मिनल्स पे गौर किया जा रहा था कि टर्मिनल्स पे कोई बढ़ावा नहीं मिल रहा है, तो अगर 100 नए टर्मिनल्स बन रहे हैं तो फिर काफी इसमें लाभ हो सकता है। अब हमारे क्वेश्चंस रेट पे उज्ज्वला इसकी 25,000 किलोमीटर सड़क विस्तार, अब मतलब पर ईयर 25,000 किलोमीटर का सड़क विस्तार होगा, जो कि अच्छी खबर है। इसके अलावा हम आ जाए आगे तो जो एक किसान पीएम स्कीम के तहत हर किसान के मतलब अकाउंट में 6,000 रुपए आते थे, तो इसका कोई जिक्र नहीं हुआ। अब यानी कि ये जस की तस बनी है, मतलब इसमें कोई इंक्रीजमेंट भी नहीं हुआ, ना इसमें कोई घटोतरी हुई, ना ये खत्म किया गया, जस की तस अभी मेंटेन है। जो 6,000 रुपए किसानों के अकाउंट में सीधे आ रहे थे वो अभी तक मेंटेन। 1486 नए कानून जो थे उनको खत्म किया गया। अब ये यहाँ पे जानने योग्य बात होगी, क्योंकि बाद में एक वीडियो इस पे और अलग से बना सकते हैं कि 1486 जो नए संघीय कानून खत्म किए गए हैं वो किस सेक्टर से थे और इनके ना होने से क्या नुकसान हो सकता है, क्या हमारी कानून व्यवस्था को कोई दिक्कत होगी, तो ये चीज देखने वाली बात होगी। ग्रोथ है तो मैंने आपको बता ही दिया कि 9.2% का टारगेट है, ये अचीव होता है तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज होगी। 60,000 न्यू हाउसेज, जो कि पीएम आवास योजना के तहत नए 60,000 और घर बनाने जाने का टारगेट है। तो ये चीज देखने वाली बात है कि कितनी जल्दी ये चीजें एक्सेप्टेबल होना बेटर चीज होगी। इसके अलावा अगर अगली बात करूं तो जो क्रिप्टो टैक्स है, और ये सवाल भी पूछ सकता है कि क्रिप्टो टैक्स कितना बढ़ाया गया, तो 30% का क्रिप्टो टैक्स है, लेकिन इनकम टैक्स जो है वो टच नहीं हुआ, यानी कि वो जस का तस मेंटेन है। ठीक है, अब प्राइम एरियाज भी देख लेते हैं एक बार, ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा कि क्या प्राइम एरियाज है बजट की। तो इसको मैंने 5 भाग में डिवाइड किया खुद से। तो ये पहला जो पार्ट मैंने, ये पीएम गति शक्ति, पीएम की इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब इसके बाद अगर इसकी बात करें, चूंकि ये जो अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि ये जरूरी फैक्ट है, मैं चाहता हूं कि ये चीज आप जानो कि अब सनराइज अपॉर्चुनिटीज भी कितनी मतलब कितने परसेंट बढ़ी है, कितने तरह की नई योजनाएं लागू हुई है इसमें, मैं वो चीजें देखना चाहता था। ठीक है, और मैंने इसको बांटा है क्लाइमेट एक्शन। अब चूंकि अगर इस पे विस्तार से कमेंट किया जाए तो हम ये देखते हैं कि जो कोविड फैक्टर चल रहा था, तो उसको लेके हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ फैक्ट्स तो जरूर रखे हैं मिशन की। ठीक है, और इसका अगला देखते हैं, चूंकि ऊर्जा का अंतरण है, मतलब आम जन तक कितनी इन्वेस्टमेंट क्या है, मतलब चूंकि हम बात करते हैं फाइनेंस की बहुत ज्यादा और उसके इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखना होगा कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या है।
ठीक है। तो ये हमारे मेन फैक्ट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और मैं देखना चाहता हूँ कि इसके तहत क्या क्या चीजें हमें मिली हैं। तो मैं बेसिकली इन्हीं 5-6 चीजों में सारी चीजों को बांट दूंगा।